दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से घटकर 236 रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदूषण स्तर में गिरावट को बताता है। वायु गुणवत्ता में इस सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की GRAP उप समिति ने बड़ा फैसला लिया है। CAQM की उप समिति ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप के स्टेज 3 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। हालांकि प्रदूषण पर नजर बनाए रखने के लिए ग्रैप के स्टेज 1 और स्टेज 2 के तहत लागू सभी पाबंदियां NCR में जारी रहेंगी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एग्री स्टेक परियोजना में सुस्ती करने वाले अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होगी। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि फार्मर रजिस्ट्री राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजना है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन में अपेक्षित प्रगति नहीं होना गंभीर विषय है। इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी इस कार्य को मिशन मोड में लेते हुए प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। इंदौर के सिर पर देश के सबसे स्वच्छ शहर का ताज है। लैब रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि सबसे साफ शहर इंदौर में जानलेवा पानी का सप्लाई सिस्टम है। दरअसल वहाँ की एक कॉलोनी के लोग सीवर का गंदा पानी पी रहे थे, जिन्हें उन्हें भनक भी नहीं थी। साफ शहर बनने के बावजूद इस शहर के लोग पब्लिक हेल्थ से जुड़ी बड़ी ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि पीने के पानी में हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मौजूद थे। इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा इलाके में एक पाइपलाइन में लीकेज के कारण पीने का पानी गंदा हो गया था। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की पाइपलाइन से सप्लाई किए गए दूषित पानी को पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट आता ना पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। बांग्लादेश में एक बार फिर दिल दहला देने वाली हिंसक वारदात सामने आई है। इस बार मामला शरीयतपुर जिले के दामुजा इलाके का है, जहां बुधवार रात एक शांत कारोबारी को इस तरह निशाना बनाया गया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बाजार बंद कर रोज की तरह घर लौट रहे एक व्यवसायी पर बदमाशों ने पहले बेरहमी से हमला किया, फिर धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल किया और अंत में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। यह वारदात न सिर्फ क्रूरता की हदें पार करती दिखी, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इंदौर में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी की नींद में सो रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की तो फिर सुनवाई क्यों नहीं हुई। ढाका में एक तस्वीर सामने आती है, एक औपचारिक मंच, कैमरों की चमक और एक पल का हाथ मिलाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज शिष्टाचार था या इसके पीछे छिपा हुआ है कोई बड़ा कूटनीतिक संदेश। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की संसद के स्पीकर अयाज सादिक के बीच हाथ मिलाते ही पाकिस्तान जश्न में क्यों डूब गया। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब प्रतीकों के सहारे अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल, जब भारत पाक रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं तब ढाका अचानक दक्षिण एशियाई कूटनीति का केंद्र क्यों बन गया। एक तरफ पाकिस्तान के नेता ढाका पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री ऐसे समय में बांग्लादेश पहुंचे हैं जब भारत की राजनीतिक पूरी तरह से बदल चुके हैं। वैश्विक व्यापार में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 7,295 करोड़ रुपए के एक व्यापक एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेज की घोषणा की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों, विशेषकर MSME सेक्टर के लिए कर्ज क्रेडिट की उपलब्धता को आसान और किफायती बनाना है। यह योजना अगले वर्षों के लिए लागू की जाएगी। वाणिज्य
मंत्रालय के मुताबिक इस पैकेज के जरिए निर्यातकों की ट्रेड फाइनेंस यानी व्यापार के लिए पूंजी से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार की ओर से घोषित इस 7,295 करोड़ रुपए के पैकेज के 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसका पहला हिस्सा है ब्याज सहायता योजना। इसके लिए 5,181 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा भाग है कोलेरेटल सपोर्ट। इसके लिए 2,114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में एक अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति का पत्नी पर आर्थिक या वित्तीय प्रभुत्व अपने आप में क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक मुकदमेबाजी को निजी बदले या हिसाब चुकता करने का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। यह टिप्पणी अदालत ने एक ऐसे मामले में की है जहां पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पति की अपील स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए कहा कि लगाए गए आरोप कानूनी कसौटी पर खरे नहीं उतरते। संभल में 24 नवंबर 2025 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता दीपासराय निवासी शारिक साटा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। आरोपी के खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत 3 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। यह कार्रवाई न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते विवेचकों से कराई गई। इसी क्रम में अब बृहस्पतिवार को एसआईटी ने आरोपी की संपत्ति की जांच की है, जिसको कुर्क किया जाना है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शारिक साटा के दीपा सराय स्थित घर पर एसआईटी ने बीएनएसएस की धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा किया था। उसकी अवधि भी पूरी निकल गई है, लेकिन आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है। इसी क्रम में एसआईटी में शामिल इंस्पेक्टर मेघपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसपी ने बताया कि शारिक साटा के खिलाफ मुख्य अपराध संख्या 340, 24 और 306, 24 में हत्या, बवाल की साजिश व अन्य गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। विवादित जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर क्षेत्र से सटी कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इस संबंध में 48 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। अधिकारियों के अनुसार कोट पूर्वी इलाके में स्थित इस भूमि की पैमाइश 30 दिसंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कराई गई थी। यह कार्रवाई कब्रिस्तान की जमीन पर मकान और दुकानों के अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद की गई थी। नाप जोख के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने कथित अतिक्रमण की स्थिति का आंकलन किया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच में 48 लोग अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा किए पाए गए, जिन्हें शुक्रवार को नोटिस सौंपे गए हैं।